दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी दंगल चल रहा है। एमसीडी चुनाव में मतदान के लिए अब सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। बहुत सुस्त रफ्तार में लोग निकल रहे हैं मतदान कर रहे हैं। इससे पहले दिन में मतदान काफी धीमा रहा। शाम 4 बजे तक जो परसेंटेज सामने आया है वो 45% के करीब मतदान हुआ। इस बीच मतदान के दिन दिल्ली में सबसे बड़ी सियासत वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटने को लेकर हुई। बीजेपी ने कहा कि उनके सैकड़ों वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया भी यही कहते दिखे, उनके मतदाताओं के भी नाम कटे हैं। कांग्रेस के तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो पहुंचे थे वोट करने, वो वोट ही नहीं दे पाए। तो इसको लेकर सियासत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आप की ओर से इस चुनाव में जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि वो 210 सीटें जीत रही है। अब आम आदमी पार्टी पीछे कहां रहने वाली है? आम आदमी पार्टी ने 230 सीटों का दावा कर दिया है। अब मतदान के दिन एक और चर्चा पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन नहीं लगने को लेकर भी छिड़ी। वीवीपैट मशीन वो मशीन होती है जिसमें वोट देने के बाद वोटर को एक पर्ची मिलती है जिस पर वोट दिया गया है, वोट की उसमें जानकारी होती है। भारतीय चुनाव आयोग ने हालांकि सफाई ये दी है कि ये चुनाव राज्य चुनाव आयोग ने कराया है, इसलिए वीवीपैट मशीनें नहीं लगाई गई हैं। इन तमाम सियासी चर्चाओं, सवालों और दावों पर खास मेहमान के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली वालों के सामने फैसले का मौका था। 1,46,00,000 लोगों को एमसीडी के लिए सत्ता का चुनाव करना था। वोटिंग सुबह वक्त पर शुरू हुई, लेकिन काफी धीमी रही। सुबह 10 बजे तक 9% मतदान हुआ था, जो दोपहर 12 बजे तक 18% तक पहुंचा। दोपहर 2 बजे तक भी सिर्फ 30% मतदाताओं ने वोट डाले थे। लेकिन इस धीमे मतदान के बीच सियासत तेज थी। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक आरोप लगा रही थी कि वोटर्स के नाम ही काट दिए गए हैं। कांग्रेस के तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का ही नाम पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके की वोटर लिस्ट से गायब था। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? लगभग 550 लोग हैं और यहाँ गोंडा में भी लग रहा है कि 450 एक अलग से हैं। तो ये सारी चीजों का हमें संज्ञान लेना है। वोट बहुत कटे हैं और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना वोट क्यों काटा है। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिलीभगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली वालों से वोट करने की अपील की जाती रही। केजरीवाल काम रोकने वालों और गुंडागर्दी करने वालों को वोट नहीं देकर कट्टर ईमानदारी के नाम पर वोटिंग की अपील कर रहे थे, तो बीजेपी दिल्ली के विकास के विजन 2047 और ब्रांड मोदी के नाम पर भारत को नंबर 3 इकोनॉमी बनाने की बात कह रही थी। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूँगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स। दिल्ली वालों के फैसले के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। बीजेपी की ओर से 250 में से 210 सीट मिलने का दावा किया गया है, तो केजरीवाल ने 250 में से 230 सीट जीतने का दावा किया है। ये और बात है कि पिछली बार बीजेपी ने 272 में से 182 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार एमसीडी पर कब्जा किया था। हालांकि इस बार एमसीडी का दंगल केजरीवाल की पार्टी के अस्तित्व के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि एंटी-सीएए सियासत, दिल्ली दंगे और कोविड काल के बाद दिल्ली वालों को पहली बार मतदान का मौका मिला है। ऊपर से अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है तो पंजाब की पकड़ तो ढीली पड़ेगी ही, दूसरे राज्यों में विस्तार के सपने को भी धक्का लगेगा। वैसे दिल्ली की जनता ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले किए हैं, क्योंकि दिल्ली के वोटर एक तरफ केजरीवाल की 70 में से 67 सीट देकर सरकार बनाते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को लोकसभा में 7 सीट जिता देते हैं। बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल की तमाम सफलताओं के बावजूद दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर
30 से 32% से कभी नीचे नहीं गया है। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल है। जनता मन बना चुकी। मतदान अब देखिए आधे घंटे ही तकरीबन अब बचे हैं, लोग पहुंच रहे हैं जो इक्का दुक्का ही, क्योंकि सुस्ती देखने को मिली है। खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना यहाँ हमारे साथ बीजेपी के पक्ष को रखने के लिए पहुंच चुके हैं। संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और विनोद अग्निहोत्री, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत जरा मैं कुलदीप जी से आपसे करना चाह रही हूं। कुलदीप जी, 230 का जो आपने आंकड़ा दे दिया है, अभी भी उसी पर टिके या थोड़ा मन डगमगा रहा है? लग रहा है कि कहीं ज्यादा दे दिए, मतलब ठीक ठीक लगा लीजिए। देखिए अर्पिता जी, मुझे तो लग रहा है कि जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो मैं पोलिंग सेंटर पे गया हूं, जगह जगह पूरा दिन, तो लग रहा है कि शायद 230 से भी ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी 230 कहा था, लेकिन आज जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन, बिल्कुल जो 15 साल का भारतीय पार्टी का कुशासन था, आज दिल्ली की जनता ने उसका मैंने आपसे कहा ठीक ठीक लगा लीजिए, मुझे लगा आप कम करेंगे। आप तो अर्पिता जी 230 से ऊपर पहुंच गए सर, बहुत खूब। अर्पिता जी, दिल्ली की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का अंत कर दिया है। और दिल्ली वालों में बहुत उत्साह था वोट डालने के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी के 15 साल कुशासन, लोगों ने अपने घर के बाहर कूड़ा देखा है, लोगों ने सड़कों पे कूड़ा देखा है, उस कूड़े से आजादी चाहिए थी लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल भ्रष्टाचार जो लेंटर से उगाई होती है, रेडी पटरी वालों से उगाई होती है, उससे मुक्ति चाहिए थी लोगों को। और मुझे लगता है कि आज उसका अंत दिल्ली के लोगों ने कर दिया है। और गुजरात के लोग भी कल पूर्ण रूप से, गुजरात के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का अंत करेंगे। ये बात मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और बहुत बड़ा मैंडेट, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा मैंडेट 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, एक रिकॉर्ड बनाया था, और वही रिकॉर्ड मुझे लगता है टूटने जा रहा है इस नगर निगम के अंदर। दिल्ली के लोग तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है हरीश जी, 210 आपने लगाया, आप ठीक ठीक लगाएंगे या आप भी इनसे प्रेरित होकर कुछ ज्यादा बताना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि और सीटें आ सकती? देखिए, इससे पहले मैं अपनी डिबेट शुरू करूं, मैं अभी आधा घंटा बचा है, आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला दिल्ली के व्यूअर्स ने, मैं उनसे अपील करूंगा कि अभी भी आधा घंटे का समय है, अपना वोट जाके डालिए, आपका अधिकार है ये, इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात, अभी हमारे कुलदीप भाई बोल रहे थे कि 230 से ऊपर सीटें आएंगी, वो उनको ख्यालों में रह सकते हैं। अगले 48 घंटे के बाद तो पता लग जाएगा किसको क्या मिल रहा है। वो ख्यालों में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली का अगला मेयर, और चौथी बार भी दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, लेकिन दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और अभी मैं इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि इनका जो कैंपेन जो रहा बहुत कंफ्यूजन वाला भी रहा, मैं इसका कारण बताता हूं। आप याद करिए, अभी नोट कर लीजिए आजादी, कूड़े से आजादी कर रहे थे, नोट कर लीजिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था कुलदीप जी। सर एक एक करके, और नोट करने की जहां तक बात है, मैंने दोनों के नोट कर लिए। आप 230 से ऊपर निकल गए हैं, वो 2 से 10 पर कम से कम टिके हुए हैं। हरीश जी देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि इन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन वाला कैंपेन कैसे रहा, शुरुआत की इन्होंने कूड़े से, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, बीच आते आते, कैंपेन के बीच में आते आते कूड़े का खत्म हो गया, लेकिन आरडब्ल्यू शुरू हो गया। भागीदारी स्कीम बंद करने के बाद दोबारा आरडब्ल्यू की नई स्कीमें शुरू कर दी, वो इनको मुबारक हो। तो एक कंफ्यूजन तो रहा। आरडब्ल्यू का अगर इतना ही इनको क्रेज था तो अपनी गारंटी भी क्यों नहीं डाला, कोई वो इनको पता तो क्यों नहीं डाला। लेकिन कूड़े का मुद्दा दिल्ली में नहीं है, वो उनको बीच कैंपेन में पता लग गया था, और इसी का कारण है कि कूड़े का हटा दिया गया। लेकिन हाँ, दिल्ली में कहते हैं हमने काम बहुत किए, मैंने अभी आज सुन रहा था, काम तो बहुत सारे किए, मैं मानता हूं बहुत सारे काम किए। दिल्ली में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया, बहुत बढ़िया काम किया, बधाई हो इन लोगों को। यमुना की बात करते हैं, यमुना हम पिछले 8 साल से सुन रहे हैं, आज साफ हुई, बहुत अच्छी साफ हो गई। हमने देखा कुछ दिन पहले कि उन्होंने एक सॉल्यूशन लाके, घोल लाके उसमें मिला दिया ताकि झाग कम हो जाए, बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद भ्रष्टाचार के नए मानक सेट किए। 17 जेल के अंदर है, मसाज का नाम फिजियोथेरेपी को कैसे दिया जाता है वो हमने देखा। रेपिस्ट से मसाज,
ये नया मानक भ्रष्टाचार का सेट किया, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। और किस प्रकार से एक दिन के अंदर मनीष सिसोदिया जी अपने 15 फोन नंबर चेंज करते हैं नए भ्रष्टाचार के मानक। ये बताइए ना कि आपने कहा कि ये कूड़े के पहाड़ जो दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, ये मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लीन करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने जो वादे कर रहे हैं कि अब क्या करेगी आपकी सरकार अगर जीतती है, तो उसमें ये मुद्दा क्यों आपने जोड़ा अगर ये मुद्दा नहीं है आपके साथ? बता देता हूँ, 2019 से प्लांट लग चुके हैं। हाँ। उससे पहले तो इनके तो कह रहे कि हम लाएंगे, इंजीनियर लाएंगे, करेंगे। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम लंदन से इंजीनियर इंपोर्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इनको मालूम नहीं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में तो रहते नहीं है। ऑलरेडी वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लग चुके हैं और 18 मीटर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गाजीपुर का लैंडफिल साइट 18 मीटर नीचे आ चुका है, 16 मीटर भलसवा का नीचे आ चुका है, 14.5 मीटर पोखरा का नीचे आ चुका है। और हमारा टारगेट है बाय 2024, एंड हम वचन दे रहे हैं, हम संकल्प नहीं, हम वचन दे रहे हैं कि हम 2024 तक ये जो कूड़े का पहाड़ है जो आप लोग कहते हैं वो धीरे नीचे आ रहा है और 2024 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इनको जो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआत इन्होंने कूड़े से की थी, लेकिन बीच रास्ते आते इनको पता लगा कि दिल्ली के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा कम हो रहा है, इसलिए बीच रास्ते के अंदर ये नया शिकवा ला दिया, RWA। आपने नोटिस किया होगा, अगर इतना ही सब कुछ था तो अपनी गारंटी में क्यों नहीं डाला? सवाल तो ये है। ठीक है, इस पर जवाब कुलदीप जी आपसे लूंगी, लेकिन जरा मुदित जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर दूं। मुदित जी, आपने कोई आंकड़ा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? अच्छा, अगर आप ग्राउंड में जाएंगे आपको कांग्रेस पार्टी हर जगह नजर आएगी, लेकिन अगर आप स्टूडियो से आकलन करेंगे तो नहीं नजर आएगी। देखिए, दिल्ली की दशा देखिए, पिछले 75 साल आजादी को हो गए। अगर आप पिछले 8 साल का पीरियड देखेंगे, वो एक इकलौता पीरियड आया जिसमें दिल्ली ने जो प्रगति के पथ पे अग्रसर हो रही थी उसमें यू टर्न लिया, वो पिछले 8 साल में हुआ। अगर एमसीडी के काम के नाम पे जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बीजेपी ने बनाया है, अगर वो उस पर वोट मांगेंगे और उस पर लोग वोट करेंगे तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, ये भी एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है, ये जो आम आदमी नहीं है, ये अमीर आदमी पार्टी है जिसके जो शीर्ष नेतृत्व है वो कट्टर बेईमान लोग हैं। आप मुझे एक चीज तो बताइए जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 8 साल में की हो। आप दिल पे हाथ रखिए एंकर साहिबा, आपको कह रहा हूं, मुझे बताइए दिल्ली की दशा और दिशा सुधरी है कि पिछले 8 साल में? कोई दिल्ली वाला ये नहीं कर सकता। ट्रैफिक की समस्या बढ़ोतरी हो रही है, मेट्रो फेजेस लेट चल रहे हैं, गंदा पीने का पानी आता है, बिस्लरी के बिना लोगों का काम नहीं चलता, वायु प्रदूषण कम करने को कुछ नहीं किया इन्होंने। जो यमुना गंदी थी वो आज भी गंदी है, लोगों की पेंशनें बंद हो गई हैं, लोग बड़े परेशानी में हैं। ये दिल्ली की सच्चाई है और लोग अब ये मानने लगे हैं कि जो दोनों पार्टी ने, देखिए आप दूसरी चीज, आप टीवी डिबेट्स पे देख लीजिए पिछले 3 महीने से, आप पार्टी बीजेपी को गालियां देती है, बीजेपी आप पार्टी की पोल खोलती है और दोनों सही बोलते हैं। जो आप पार्टी बीजेपी की कमियां गिनाती है वो भी सही है, जो बीजेपी आप पार्टी की कमियां गिनाती है वो भी सही है। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया और 70 साल से देश में से विकास की राजनीति की है, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। और दिल्ली का भी विकास कांग्रेस ने किया। हमने दोनों की बताया कमी क्या है, कैसे मिलते हैं, लेकिन साथ साथ कैसे मिलते हैं सर? एंकर महोदय स्टूडियो से निकलकर ग्राउंड पर जाएं तब क्या कांग्रेस को वोट मिलेगा? या तो हम ज्यादा ये सर एक सेकेंड, आपने देखिए आपने जो बोला मैंने उसको सुना, नहीं बुरा इसलिए लग रहा है सर क्योंकि अगर आप इतने ही विकास के मुद्दे पर काम कर रहे थे तो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या एमसीडी हो, कांग्रेस पार्टी आज शीर्ष में होती तो हम क्या यहाँ पर जबरदस्ती बीजेपी को जीता हुआ या आम आदमी पार्टी को हारा हुआ या जीता हुआ दिखाते क्या सर? फिर तो हम कांग्रेस की बात करते। आपको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आप अगर ये चाहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पर जाकर कांग्रेस को दिखाएं कि आपको इससे वोट मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? और कहना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। एक तो एंकर्स को भी ना इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उनको भी तीखे क्वेश्चन लेने की आदत कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो को लेकर कुछ कह दीजिए, राहुल गांधी को लेकर कुछ कह दीजिए, सेंसिटिव तो आप भी होते हैं। आप तो इंडिविजुअल, आप मुझ पर बात और मेरे चैनल पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड मुदित जी, आप लोगों ने आदत बना ली, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी गर्त में चली जा रही है, आप उसके विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमें स्टूडियो से निकलने की नसीहत दे रहे हैं। सर आप जरा देखा करिए चैनल, अच्छे से एंकर निकलता है, सब कवर करता है कांग्रेस की स्थिति पर। अगर आप इतने ही एंकर से ज्यादा अगर कांग्रेस की स्थिति पर सोच ले सर तो शायद कुछ विकास हो सकता है। एक सेकंड संजय जी, जल्दी से मैं आपको भी जोड़ना चाह रही हूँ। मुझे जी देखिए, अब ये बात खींचेगी कोई मतलब नहीं है इसका। एक सेकंड, अब पॉइंट हम लॉजिकल बात करेंगे सर। आरोप अब ये तो अलग हो गया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और मैं और आप, चलेगा नहीं ना ऐसे। संजय जी, आपको ध्यान से सुनना ये जिस तरीके से दावे और वादे हर पार्टी कर रही है, अभी तक कर रही है, लेकिन आज जो एक चीज देखने को मिली जिन पर आरोप लग रहे थे वो लग रहे थे कि वोटर लिस्ट से बहुत सारे लोगों के नाम गायब है। ये
आरोप सिर्फ बीजेपी ने नहीं लगाया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप लगे। ये इसकी जिम्मेदारी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और ये कैसे दुरुस्त हो पाएगा सर? देखिए, दुरुस्त कैसे हो पाएगा? दुरुस्त करने के लिए तो जो मशीनरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हालांकि स्टेट के चुनाव, एमसीडी के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो करता है। तो जिम्मेवारी तो उसकी है, लेकिन हम वोटरों की भी जिम्मेवारी है कि हम जाकर के अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। जो फॉर्म से भरने चाहिए, जो फॉर्म भरे जाने चाहिए वो फॉर्म भर के जमा करें। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से क्यों लगाया जा रहा है, जिसको कहते हैं माहौल बनाना। चुनाव में माहौल की बहुत जरूरत होती है। जो पार्टी माहौल बना पाती है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं हवा बनती है, थोड़ी बहुत ही सही। तो अगर एक पार्टी ये आरोप लगा रही है कि एक जगह पर किसी खास पोलिंग बूथ पर या कई तमाम पोलिंग बूथ पर वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी साइलेंट रहे, और खासकर इस पार्टी, ऐसी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है जो सरकार में है, दिल्ली में सरकार में है, तो उस पार्टी के लिए भी लाजमी हो जाता है कि वो भी इस दावे को कहें कि भाई वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बीच इसी के लिए, इसके दो कारण हैं, क्योंकि चुनावी मुकाबले में मुझे यही दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और अगर एक पार्टी साइलेंट रहेगी तो शायद जनता को यह लगने लगेगा कि इनकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई है, इसी के लिए दूसरे को जवाबी हमला करना पड़ रहा है। अगर ऐसी बात है, इतने सारे लोगों के नाम कट गए हैं, काट दिए गए हैं, कट गए हैं किसी भी वजह से, तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। और ये जिस तरह से दिल्ली स्टेट इलेक्शन ऑफिस काम कर रहा है, शायद उसके काम पर एक तरफ से उसकी ओर इशारा कर रही है कि कुल मिलाकर के वोटर लिस्ट का काम जो है वो ठीक ठाक नहीं हुआ है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो आरोप नहीं लगा रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि काट दिया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा था, अनिल चौधरी जी ने, कि शायद किसी दूसरे बूथ पे होगा, मैं जाके चेक करता हूं। से बात करते हैं, इतनी लो लेवल की टिप्पणी करना ठीक नहीं है आपके लिए। अरे भाई, नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता। मुझे पूरा बोल तो लेने दीजिए प्लीज। मैं तो खाली फैक्चुअल कर, अभी तक कांग्रेस तरफ से कोई बयान नहीं है, इसलिए मैंने कहा, हो सकता है आप दे दें तो अलग बात है। मुझे पूरा कृपा करके मुझे बोल लेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी पार्टी का नहीं। देखिए, आप लोगों की आदत है। नहीं, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना, एंकर आएंगे आपके पास, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे पूरी बात तो करने दीजिए भाई। मैं हो सकता है मेरा अगला वाक्य आपके पक्ष में जाए, आप सुन तो लीजिए, हो सकता है आपके पक्ष में जाए मेरा अगला वाक्य। आपकी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी से होनी चाहिए। कौन सी ट्रेनिंग आप यहाँ वरिष्ठ पत्रकार से लड़ाई करके क्या कीजिएगा? यही ट्रेनिंग दी है कि एक विश्लेषक के बीच में आप बात काट दें। आप बात तो सुन लीजिए प्लीज, अगर जहां आपत्ति उसका रद्द जला दीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आम तौर पर चुनाव से पहले सारी पार्टियां अपने अपने जो इलाकों में, वार्डों में, मोहल्लों में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, वो पर्चियां काट करके वोटर लिस्ट का मिलान करती रही। और चुनाव से पहले 2 दिन 3 दिन पहले घर घर पर्ची पहुंचा दी जाती है। ये हरीश खुराना जी बैठे हैं, इनकी पार्टी तो इस मामले में सबसे आगे रहती है। कांग्रेस के भी लोग करते रहे और आम आदमी पार्टी पर ये आज के दिन आरोप लगा रही हैं पार्टियां, ये मेरी समझ से परे है। ये आरोप तो वोटिंग से पहले लगता है, जब लिस्टों का मिलान होता है, जब वोटर लिस्ट का मिलान होता है और उसका जब पर्ची काट के भेजी जाती है कि भाई 100 नाम हमारे मोहल्ले से गायब है जो पिछली बार थे, या 200 गायब है, तब आरोप। आज आरोप लगाने का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ जो संजय जी कह रहे हैं, एक माहौल बनाना है और कुछ नहीं है। तो हरीश जी माहौल बना रहे, क्योंकि आप आंकड़े कम नहीं दे रहे, 550 बता रहे हैं मनोज तिवारी। होगा, फैक्ट होगा, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग, अपना दिल्ली का निर्वाचन आयोग बताएगा, या जिनके नाम कटे वो कहीं ना कहीं मिलान होगा। लेकिन जो आप कह रहे हो, हम भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमेशा वो मिलान होता है और हुआ होगा, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, वो देख लेंगे। लेकिन बात इस चीज की है कि जो हैरानी इस बात की हो रही है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो मनीष सिसोदिया जी, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे निर्वाचन आयोग, दिल्ली का निर्वाचन आयोग किसके अंडर में काम करता है या कैसे काम करता है सबको पता है, कौन कौन किसको क्या होता है सबको पता है। आज दिल्ली का उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है और अपने निर्वाचन, दिल्ली के निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चर्चा का विषय होना चाहिए। अर्पिता जी, अभी आपको मैं एक बताऊं कि अभी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था कर्नाटक को लेकर कि साहब वहां इतने लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, ये नाम नहीं है। 1 साल बाद चुनाव, मतलब 8 महीने बाद चुनाव होने, मई में, अप्रैल में, और इतना एडवांस जाकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर मतदान से 3-4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ही इस तरह की जांच पड़ताल करके अपना पक्ष रखती हैं। ये पहली बार है कि मतदान जिस दिन हो रहा है उस दिन पक्ष, और वो भी पोलिंग बूथ पर, मनोज तिवारी पोलिंग बूथ पर कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया बाद में काउंटर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ पेशबंदी है।
चुनाव नतीजे, चूंकि दिल्ली में वोटिंग हो रही है सुस्त, 50% क्रॉस करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता। वोटिंग सुस्त होने का मतलब मतदाता को वो बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है 15 साल के, और आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो वो पेशबंदी हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से कि भाई हमारे तो वोटर ही लिस्ट काट दी गई, हमारे तो वोटर लिस्ट काट दी गई। ये सिर्फ पेशबंदी है, चुनावी पेशबंदी। कुलदीप जी, अर्पिता जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये इन दोनों, मैंने भी कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना, और इनका हाल वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका ये वाला हाल हो चुका है, दिल्ली के लोगों ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। कांग्रेस का दिल्ली में कोई अस्तित्व बचा नहीं है, गुजरात में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, और भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए जरा कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होकर अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम कटे हैं, तो कुछ प्रूफ है, कुछ चीज उनके पास है कि उन्होंने मनोज तिवारी को सुनकर कह दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिताजी, मेरे पास प्रूफ है, मैं दे दूंगा प्रूफ अपनी विधानसभा का। अच्छा। मैं अभी पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, जगह जगह झुग्गी क्लस्टर के अंदर लोगों के वोट काटे गए हैं। लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं, उनके वोट नहीं है, उनके वोट काट दिए गए हैं। कितने कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम पर्ची चेक कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं आ रहा है वोटर लिस्ट में। ऐसे बहुत सारे नामों को काटा गया है। और अभी मैं पोलिंग स्टेशन से आपके चैनल के पहले से आया हूँ, वहां पर लोग हमसे बोल रहे हैं हमारा वोट कहाँ चला गया। उनके पास वोटर ID कार्ड है, उनके पास सब कुछ है, और वो रहते उस एड्रेस पे है, लेकिन उनका वोट नहीं है। तो बहुत सारे वोटों को काटा गया है, और पूरा आइडेंटिफाई करके काटा गया है। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पूरा आइडेंटिफाई करके काटा गया है। अभी इन्होंने कहा कि हमारा तो कैडर बेस्ड वोट है, तो ये वोट, अच्छा निर्वाचन आयोग किसका है? दिल्ली को रिपोर्ट करता है निर्वाचन आयोग क्या? फिर केंद्र वाला तो आपके इशारे पे काम करता होगा, फिर तो सही आरोप लगाती है पार्टी आपके ऊपर। हरीश खुराना जी, निर्वाचन आयोग ने अगर की है, अब हमारे जो वोटर्स थे उनके नाम नहीं है लिस्टों के अंदर, लोग पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, कह रहे डिलीटेड लिखा हुआ है, उसका कोई रीजन नहीं दिया और डिलीटेड वोट कैसे हुआ है। तो ये निश्चित रूप से वोट काटे गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाकी कर ली, कितना कुछ भी कर ले, कितना आरोप लगा ले आम आदमी पार्टी के ऊपर, कितना झूठ फैला लिया इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, खूब कर लिया इन्होंने एक्साइज की बात भी कर ली, इन्होंने पॉल्यूशन की बात भी कर ली, सबकी इन्होंने बात कर ली। लेकिन दिल्ली के लोग इनका चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं, और दिल्ली के लोगों ने इनके 15 साल के कुशासन का, ठीक है, देखिए जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उससे जुड़ी एक बड़ी खबर कुलदीप जी आ चुकी है, जहां पर सबसे ज्यादा जाति एक तरीके से कह लीजिए कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है, मुझसे छीना गया है वोट का अधिकार। ये राधिका खेड़ा कह रही हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का भी नाम वोटर लिस्ट में, आपको बता दें, इससे पहले नहीं था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और राधिका खेड़ा का भी एक ट्वीट आया जिसमें वो कह रही हैं कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। मुदित जी, ये क्या हो रहा है? आप कैसे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? आपके तो नेताओं का ही नाम गायब है। वहां तो कार्यकर्ता और समर्थक हो सकते हैं, या जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उनकी संख्या। यहाँ तो आपके नेता ही वोट नहीं कर पा रहे। तो भैया एक बात बताइए, इसकी जिम्मेदारी किसकी अगर वोट कटा है? वो भी आप कांग्रेस से। बड़ी अजीब बात है आजकल मीडिया की, जो मैंने पहले कहा था ना, एक बीजेपी मीडिया को दबाती है। और केजरीवाल के जो 600 करोड़ बजट है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि कांग्रेस को कहीं दिखाया ना जाए। कांग्रेस के लीडर्स का वोट कटा है, आप सवाल हमसे पूछ रही हैं। आपने हिम्मत होनी चाहिए बीजेपी और आप पार्टी से सवाल पूछें। हिम्मत थी इसलिए उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, हिम्मत थी इसलिए उनका ट्वीट दिखा रहे हैं कि वो वोट नहीं कर पाई, वो ये कह रही हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब ट्वीट आप नहीं करने पहुंच पाए मतदान, वो खबर हमने दिखाई। सर आप एक चश्मे से सब चीजें देखेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और सर ये पता है आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जनता भी देख रही है। आपको आपत्ति आम आदमी पार्टी से है ही नहीं, आपको बीजेपी से है ही नहीं, आपको हर चीज में पेट में दर्द होता है। बीजेपी और आप पार्टी पर उठाना चाहिए। चलिए मुदित जी, पहले मैं सर, अगर आप पॉइंटर पे बात कर पाइए तो बताइए। अगर आरोप लगाना है तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। अभी अगर आपको इस पर बात करना है कि आपके नेता वोट नहीं कर पाए, आप लगाइए ना आरोप जिस पर आप लगा रहे हैं। आपका मुंह थोड़ी बंद किया गया सर। अरे तो ट्विटर से लगा तो रहे हैं हम आरोप। अरे तो आप हमें क्यों कह रहे हैं सर? हम तो खबर दिखा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी खबर दिखाने की। हमने कौन सी खबर नहीं दिखाई? बीजेपी और आप पार्टी वालों से पूछना चाहिए क्यों वोट काट रहे हैं ये। नहीं, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सर आप बैठकर तो टीवी पे हम मुझे समझाएंगे नहीं सर। वो मैं आपको आपकी प्रवक्ता का काम नहीं समझा रही हूँ, आप मुझे मेरी एंकरिंग की चीजें नहीं समझा सकते सर। एजेंडा के तहत मत आया की। ठीक है सर, ठीक है, आप थोड़ा सा ठंडे हो जाइए और फिर सोच लीजिए इस पर क्या जवाब देना है। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, अच्छे से सोच लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी सर। कर रहा हूँ हरीश खुराना साहब, ये बड़े आरोप आप सब लगा के चले जा रहे हैं। जैसे संजय जी हम लोग पूछ भी रहे थे, आप वो कह रहे हैं निर्वाचन आयोग किसके, आप कह रहे हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं आरोप नहीं लगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो अभी विनोद जी ने बात की उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ।
आज हल्ला मचाने से क्या हो रहा है? तो हल्ला तो मनोज तिवारी ने शुरू किया 550 के लिए, उन्होंने कहा कि 550 दिया। अर्पिता जी, मैंने जवाब दिया, कहीं ना कहीं कमी वहां रह गई होगी, शायद लिस्ट चेक नहीं हुई होगी। मैं कोई निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि आज ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं जब वो वोट डालने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट चेक क्यों नहीं हुई? सर शुरुआत इसकी मैंने क्या बोला, 450 का नाम रहे तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट चेक नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं नाम कटे होंगे। अब वो निर्वाचन आयोग और जिसके वोट कटे हैं वो मामला देखना पड़ेगा, वो विचाराधीन मामला है, वो देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आप ये कहिए कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन सब बिक गया, या जो भी आरोप लग रहे हैं, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा। हमारे लिए हम जीते हारे, निर्वाचन आयोग एक संस्था है जो एक चुनाव कराती है और फेयर चुनाव कराती है, हम तो उस पर आरोप लगा नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये चीजें जो लिस्ट चेक होती हैं, जो हर बार होती हैं, वो उस वक्त क्यों नहीं उठाई गई? आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले राधिका खेड़ा या अनिल जी जो इनके अध्यक्ष हैं, वो 4 दिन पहले क्यों नहीं जागे? आज जब वोट डालने जा रहे थे नजर आया ये इनकी अपनी कमी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे कुलदीप जी कि नकार दिया गया, अरे भगवान है क्या, अभी तो रिजल्ट आने बाकी हैं। और निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से हम लोगों ने 15 साल में काम किया, प्यार मिला, हम निश्चित तौर पे दोबारा जीतने वाले, हमें पूरा विश्वास है। आप कह रहे हो हमें नकार दिया गया है, हम बीजेपी खत्म हो गई है, 230 सीटें आएंगी, 240 सीटें आएंगी। निश्चित तौर के ऊपर मान लीजिए जिस प्रकार का 15 साल का हमारा शासन रहा है, 4थी बार भी हम पावर में आने वाले हैं, मेयर हमारा बनने वाला। एक बात। दूसरी बात, जो अभी बातें कर रहे थे कि करप्शन ये हो गया, अरे बाबा भ्रष्टाचार के माने तो आप लोगों ने सेट करें। एक बात बताइए ना, आप भी यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं कि हम 4थी बार सत्ता में आने वाले हैं? आप भी तो भगवान नहीं है ना सर, हमें विश्वास है। सर वो भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से हार डिक्लेयर कर दिया, नकार, उसकी वर्ड सुने थे हमने। नहीं सर, यहाँ आप 550 वाला मनोज तिवारी ने शुरू किया कि भाई देखिए इतने लोगों के नाम नहीं है, आप कह रहे हैं उसमें कमी रह गई होगी, फिर आप मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। सर राजनीति तो दोनों तरफ से बराबर हो रही है। उन्होंने कहा, मैं तो उनकी बात का जवाब दिया कि निर्वाचन आयोग, दिल्ली का निर्वाचन आयोग जो है वो दिल्ली इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कल वोट डालने के लिए। पीएम आज ही देखिए पहुंच चुके हैं, इससे पहले कई रैलियां लोगों के बीच जाकर उनसे एक बार फिर से आह्वान करना कि गुजरात की जनता उनको ही चुने, वो सारा आह्वान केंद्र में एक तरीके से कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। और इस वक्त अहमदाबाद वो पहुंचे हैं, मां से मिलने पहुंचे हैं, सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात करेंगे और कल वोट करना है। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि कल गुजरात में दूसरे राउंड का मतदान होना है, उस पर भी आज तक की पल की नजर बनी हुई है। सबसे पहले एग्जिट पोल भी आज तक आप तक पहुंचाएगा। तो कल वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अपनी मां से पहले वो मुलाकात करने वाले हैं। संजय जी, ये जरा समझना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए ये एक जनता, एक व्यूअर इस समय जो देख रहा है वो ये पूछ, जैसे विनोद जी ने बताया कि वो पर्चा पहले ही आप चेक कर लेते हैं, क्या राधिका खेड़ा जैसे नेता जो आपके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो चेक ही नहीं कर रहे हैं? क्या इतनी मतलब सुस्त तो केवल जनता के बारे में हम कह रहे हैं कि वोट करने नहीं निकली है, क्या नेता भी सुस्त है? बिल्कुल। अब मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से जोर शोर से पार्टियों ने कैंपेन किया, लेकिन उस जोर शोर के साथ उन्होंने ये बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिसका जिक्र जिस पर पहले देखना चाहिए था। अब देखिए कांग्रेस के 2 नेताओं ने आरोप नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप कैंपेन में बिजी रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक बेसिक बात है, जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। इसकी जांच होनी चाहिए थी, पहले देखना चाहिए था। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस काम पे लगाया जाना चाहिए था। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह के काम दिए जाते हैं, कैंपेन करते हैं, ये भी एक पार्ट होना चाहिए। मुझे लगता है सारी पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए अगर ऐसी बात है, क्योंकि तीनों पार्टी के लोग कम से कम आरोप लगा रहे हैं। एक पार्टी के तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, दोनों पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो पार्टियों को अब मुझे लगता है आने वाले चुनाव में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वोटर लिस्ट की जांच पहले से करें। देखिए एक सवाल पूछना चाहूंगा, बार-बार ये बात आ रही है कि इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? विनोद जी बैठे हैं यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है दिल्ली का? विजय देव जी को किसने अपॉइंट किया? दिल्ली सरकार। बार-बार ये बात आ रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मनीष सिसोदिया जी बार-बार जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वोट कटे, अरे भाई विजय देव को अपॉइंट आप लोगों ने किया, विजय देव तो आपका आदमी, आप लोगों ने अपॉइंट किया ना, कौन अपॉइंट करता है? विनोद जी बताएंगे इस बात को? ये जो है नई बात नहीं है, हर चुनाव में इस तरह की समस्याएं आती हैं और खासकर नगर निगम के चुनाव में भी। मेरे पास एक मैसेज आया कि इंदौर नगर निगम के चुनाव में भी जो है इस तरह की कई वोटर लिस्ट में नाम न होने की शिकायतें आई थी। होता ये है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है, फाइनल लिस्ट जब आती है
तो सारी पार्टियों को उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद ड्यूटी लगती है, सारी पार्टियां उसको मिलान करती है और जिनके नाम नहीं होते उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। वो पूरा समय होता है उसका, उस प्रोसेस में गुजरना चाहिए था, वो प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? ये राजनीतिक दलों की गलती है। एक मिनट, ठीक है कुलदीप जी, एक सेकेंड जी। मैं गाजियाबाद में रहता हूं और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पे 300 फ्लैट्स हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोगों का गाजियाबाद नगर निगम के वोटर लिस्ट में नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। इस बार सबके नाम डालने की कोशिश की जा रही है बाकी, लेकिन अगर आप विधानसभा और लोकसभा की बात करेंगे तो सभी के हैं। तो ये 2 वोटर लिस्ट की ये समस्या होती है। सरकारी स्तर पर कर्मचारियों के लेवल पे गलतियां होती हैं। सर देखिए बड़ी खबर, ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कल अहमदाबाद में वोट डालना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अहमदाबाद, कल उन्हें वोट डालना है, उससे पहले वो मां से अपनी मुलाकात करेंगे। तो गुजरात का रण भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, जहां एक तरफ आज एमसीडी चुनाव को लेकर मतदान चल रहा था। अब देखिए 5:30 बज चुका है, यानी मतदान की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। जो कितने % मतदान हुए वो हम आपको आगे बताएंगे जैसे जानकारी हम तक पहुंचती। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कल गुजरात में दूसरे राउंड का मतदान होना है। 8 तारीख को रिजल्ट आना है। एमसीडी चुनाव में 7 तारीख को रिजल्ट आना है। मां से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हैं, वहां पर कल उन्हें मतदान भी करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, वोट डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, क्योंकि दूसरे राउंड का मतदान कल होना है। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री लगातार गुजरात के रण में लगातार वो एक्शन मोड में रहे हैं। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक में अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां वहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचे हैं तो वहां पहुंचकर लगातार उन्होंने वो हर मुद्दा उठाया जो सीधे तौर पर गुजरातियों के दिल पर चोट करे और वो वोट के तौर पर बीजेपी को मिले। गांधीनगर के रायसन में आया हुआ है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के घर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कुछ देर बाद उनकी जो तस्वीरें हैं अपनी मां हीराबा के साथ वो भी हमारे सामने आई है। लेकिन गुजरात के इस जो रन है उसमें लगातार प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। और गुजरात में देखा है हमने कि जब से गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हुआ था प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे थे। यहाँ तक कि करीब अगर बात की जाए गुजरात में तो प्रधानमंत्री ने करीब 34 जितनी जो रैलियां है वो चुनावी रैलियां उनके जरिए की गई है। साथ ही अहमदाबाद में सबसे लंबा जो रोड शो है वो भी खुद प्रधानमंत्री ने किया। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आखिरी बार भाषण दे रहे थे परसों, तब प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब मैं किसी सड़क से जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ तो लोगों को आज भी अपनापन लगता है और वो लोग मुझे नरेंद्र भाई कह के बुलाते हैं, वो नरेंद्र भाई, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी मैं उनके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूँ बल्कि नरेंद्र भाई हूँ। तो ये जो अपना एक पन है, ये जो अपनापन है वो इस बार उन्होंने चुनाव की जो पूरी प्रोसेस है उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री अपने माँ के घर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी उनका जन्मदिन होता है तब वो अपनी माँ के घर पहुंचते और आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे पहुंचते। जब आखिरी बार तब गए थे प्रधानमंत्री जब माँ का 100वां जन्मदिन था और उनके आशीर्वाद लेने गए थे। हमने वो दृश्य देखे थे, वो काफी भावुक करने वाले दृश्य थे जब प्रधानमंत्री अपनी माँ के पैर छू के उनके आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी माँ का 100वां जन्मदिन था। तो माँ जो 100 साल में प्रवेश कर चुकी है, उनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त कल सुबह गुजरात में वोटिंग होनी है, जो दूसरे चरण की वोटिंग है वो यहाँ पे होनी है। और दूसरे चरण के मतदान को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अहमदाबाद का रानीप में स्कूल आया हुआ है वहां पे वो अपना वोट डालेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी यहाँ पे अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो भी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। और इसके अलावा कई बड़े नेता जो है वो अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। लेकिन उसी बीच आज जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहाँ से जब राज्यपाल जो राजभवन है वहां पे जा रहे हैं, उसी बीच वो माँ को मिलने के लिए उनके घर गांधीनगर पहुंचे हुए हैं और उनके आशीर्वाद लेंगे। साथ ही कह सकते हैं कि हमेशा से प्रधानमंत्री जब भी गुजरात आते हैं तो लगातार वो माँ के आशीर्वाद लेने के लिए उनको मिलने पहुंचते हैं। लेकिन पिछले चुनावी जो घमासान मची हुई थी गुजरात के अंदर, उस बीच वो नहीं गए थे। लेकिन आज जब यहाँ पे पहुंचे, कोई चुनावी घमासान नहीं है, कल वोट डालना है, उससे पहले माँ के आशीर्वाद लेने के लिए
प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में जो अब्बास के साथ वाली जो उनकी तस्वीरें हैं वो भी हमारे सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एक प्रधानमंत्री और उनकी माँ जो है हीराबा, ये दोनों के बीच में जब मुलाकात होती है तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि माँ बेटे किस तरीके से प्यार से मिल रहे हैं। जो दृश्य हमारे सामने आते हैं वो अक्सर यही हमें दिखाते हैं। अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं और अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वहां मौजूद पत्रकारों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अंदर जा रहे हैं। अपनी मां से उनकी मुलाकात होनी, और कई बार जब ऐसी मुलाकात रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मां के साथ, तो बहुत एक भावात्मक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं तस्वीरें। क्योंकि देखिए, अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गेट के दरवाजे हालांकि ये बंद हुए हैं, आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काली गाड़ी में आपको नजर आ रहे हैं। अब गाड़ी का जो दरवाजा है वो भी खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए नीचे उतरते हुए, और मां से उनकी मुलाकात होनी है। अब अंदर चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जब मां से वो मुलाकात करते हैं, और कई बार वो सार्वजनिक मंच से भी इसका जिक्र करते हैं कि किस तरीके से उनकी मुलाकात मां के साथ महत्वपूर्ण रहती है। वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पर एक मां के तौर पर वहां पर नजरें बिठाकर बैठी रहती हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर चले गए हैं और मां से उनकी मुलाकात होनी है। कल दूसरे राउंड का मतदान गुजरात में होने वाला है। हीराबेन से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं अहमदाबाद। श्वेता सिंह इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्वेता, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जो दिखाएंगी कि कितना एक अलग लगाव मां के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और जब पहुंचे हैं वो अहमदाबाद, तो सबसे पहले मां के दर पर ही। जी, आमतौर पर जब भी गुजरात आते हैं तो मुलाकात के लिए जाते हैं, हालांकि पिछले कई बार से ऐसा हो नहीं पा रहा था अर्पिता। इसीलिए ऐसा लग रहा था कि चुनाव के इस लंबे दौर में जब वो यहाँ पर आते रहते हैं तो क्या मुलाकात के लिए जाएंगे। तो घर पहुंचे हैं गांधीनगर में वो हीराबा से मुलाकात करने के लिए, और वो तस्वीरें अपने आप में बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी भावनात्मक होती हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि सबका जुड़ाव एक तरीके से हो ही जाता है कि एक किस तरीके से एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा भले ही देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनको वो अपने बेटे का जो बचपना है वो आज भी शायद उनमें देखती हैं, और इसीलिए वो जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो एक अलग ही समा उसका रहता है। अब दूसरे चरण का मतदान होना है, उससे ठीक एक शाम पहले है, प्रचार पहले ही खत्म हो चुका है। अब प्रधानमंत्री ऐसे में जाहिर है कल उनको वोट डालना है, गुजरात के ही वोटर हैं वो, तो वोट डालना है। उससे पहले का जो समय है, चूंकि प्रचार नहीं है, इसीलिए अब मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि अहमदाबाद में ही हमने देखा कि किस तरीके से दो दिन उनका रोड शो, एक दिन तो लगभग 45 किलोमीटर, दूसरे दिन लगभग 10 किलोमीटर का दायरा उन्होंने तय किया। और उसके बीच में अब जब वो सारी चीजें पूर्ण हुई हैं तो चुनाव से पहले, मतदान से पहले, यानी कि मतदान से एक दिन पहले, एक शाम पहले, वो अपनी मां से भेंट के लिए, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और धीरे धीरे वो सारी तस्वीरें जब निकलती हैं, प्रधानमंत्री कैसे वहां पर जाते हैं, उनके आस पड़ोस के जो सभी लोग हैं, उनके अपने भाई का वो घर है जहां पर मां भाई के साथ रहती हैं, तो वहां पर उनसे भेंट मुलाकात होती है। अभी तक अपने जन्मदिन पर भी जाया करते थे, इस बार जन्मदिन पर नहीं वो गए थे, और इस बार उनका दूसरा कार्यक्रम हो गया था। लेकिन ऐसे लम्हों को, ऐसे मौकों को जब लोग देखते हैं, उन तस्वीरों को, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य भावनाएं जो हर एक भारतवासी के दिल में हो सकती हैं, वो सारी चीजें दिखती हैं अर्पिता। बिल्कुल। और गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसी घर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। वो कार से जब पहुंचे तब हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा रहे थे, अंदर जाने की तस्वीरें हैं। सबसे पहले मां से उनको मुलाकात करनी है, वहां पहुंचे हैं, और इस वक्त अंदर मुलाकात चल भी रही है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद हैं। और क्योंकि कल गुजरात में दूसरे चरण का मतदान होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वोट डालना है, तो आज ही वो पहुंच चुके हैं और सबसे पहले पहुंचकर वो अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे हैं।
श्वेता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, वो तस्वीरों का भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करेंगे। कल वोट भी डालना है, लेकिन एक बहुत खास चीज दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जब भी पहुंचे हैं, वो हर पहलुओं को उन्होंने छुआ है जिससे वो गुजरातियों से कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये रण बहुत जरूरी है जीतना बीजेपी के लिए। देखिए, एक और चीज हम पहले से ही इस समय समझ सकते हैं कि लाजमी है कि जो विरोधी दल हैं उन्हें शायद ये तस्वीरें पसंद भी ना आ रही होंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी न किसी तरीके से हर एक मौके को उसको ऐसी तस्वीरें निकाल कर लाते हैं प्रधानमंत्री, जिन्हें राजनीति में एक मौका भी कहा जा सकता है। तो जो उनके विरोधी हैं वो जाहिर है इस समय इन तस्वीरों में एक विरोध का पुट भी देखेंगे और समझेंगे कि चुनाव से एक रोज पहले जब बाकी कोई पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार नहीं कर सकती है, उसमें ये भावनाएं जाहिर हैं कुछ समय के लिए वोटरों के मन में एक याद को तो ताज़ा रखती ही हैं। और जब पीएम यहाँ पर, और जो आपने बात कही है अर्पिता, वो बहुत सही है कि वो चाहे वो कोई भावना हो या फिर कोई किसी जो वोटर हैं उनके मन की जो इच्छा हो, या फिर अपने किए हुए कामकाज को दिखाना हो, या फिर अपने विरोधियों को घेरना हो, हर तरीके से इन मुद्दों को निकाल कर सामने लाना ये भी एक गुर होता है। और जो मंझे हुए राजनेता होते हैं उन्हें तो कम से कम इन सारी चीजों के बारे में मालूम होता ही है, और इसीलिए उन तमाम भावनाओं को, चाहे हम उस पूरे अहमदाबाद के रोड शो जहां पर सबसे अधिक कंस्टिट्यूएंसीज हो जाती हैं, यहां पर अब दूसरे चरण में भी जब चुनाव होना है, तो अहमदाबाद के उस पूरे रोड शो में हम अलग अलग पड़ावों के चयन को भी देख लें, हम मां भद्रकाली के दर्शन का भी। देखिए श्वेता, रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं। आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां से पहले पैर छूकर आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए उनकी मां, और उसके साथ उनके बगल में थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी दिख रही हैं। तो कल अहमदाबाद में वोट डालना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उससे पहले वो अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें जब वो कार से अंदर गए वो हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, और अंदर घर में पहुंचकर जब अपनी मां से वो मुलाकात कर रहे थे, पैर छुआ, आशीर्वाद ली, वो तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। श्वेता जी, और जो आत्मीयता हमेशा नजर आती है वो आत्मीयता इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है अर्पिता। घर के भीतर जाहिर है मीडिया के कैमरे नहीं दाखिल हो सकते हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उनमें गुजरात में भी हल्की सी ठंड हवा में, जिसकी वजह से एक शॉल लिए हुए भी पीएम नजर आते हैं, और अपनी मां के साथ बिल्कुल शायद जैसे बचपन में मिलते होंगे वही भाव आज भी नजर आता है। मां उसी तरीके से उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देती हुई नजर आती हैं। वो हाथ जोड़कर नतमस्तक उनके सामने झुके हुए नजर आते हैं, और इन तस्वीरों में शायद हर एक मां और हर एक बेटा उस संस्कार को देख सकता है, उस रिश्ते को अनुभव कर सकता है, उसका एहसास ले सकता है। किस तरीके से चाहे आप किसी भी पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता कभी बदलता नहीं है इस दुनिया में। रिश्ता इन तस्वीरों में भी दिख रहा है, माँ बेटे का, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका।